हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 4 करेंगे। ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? गर्मी होती है ऊष्मा। जैसे सूर्य के प्रकाश से हमें गर्मी मिलती है या आग जलती है तो उससे भी गर्मी उत्पन्न होती है। तो वो जो गर्मी होती है वह होती है ऊष्मा। तो शुरू करते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने से भी ऊष्मा प्राप्त होती है और इसका हम कई जगह पर उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सोचो समझो और उत्तर दो। तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो? तो खाना पकाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो और जो बच गए हैं वो आप यहाँ पर अपनी तरफ से लिख देना। प्रश्न ब है, इन कामों के लिए आपको ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो देखिए, खाना पकाने के लिए तो हमें ऊष्मा मिल जाती है ईंधन से, सर्दी से बचने के लिए सूर्य के प्रकाश से मिल जाती है, पानी गर्म करने के लिए हमें ईंधन से मिल जाती है और कपड़े सुखाने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, मान लो कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़ी चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है। डॉक्टरी थर्मामीटर आपने ज़रूर देखा होगा। जिस थर्मामीटर को डॉक्टर यूज़ करता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं और उस पर ऐसे चिन्ह लगे होते हैं जैसे हमारे जो फुटा होता है स्केल उस पर लगे होते हैं, और उसके बीच बीच में आपने ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी डंडियाँ भी लगी हुई देखी होंगी। तो मान लीजिए एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्ह, जैसे ये चिन्ह और ये चिन्ह, इसके बीच में 1 डिग्री का अंतर है। जैसे ये मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस और ये मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच में 1 डिग्री का अंतर हो गया। तथा इन दो बड़ी चिन्हों के बीच में 20 छोटे भाग हैं। तो ये हो गया 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये मान लेते हैं हम। तो फिर एक छोटे भाग का क्या मान हुआ? इसमें ये जो छोटे लाइन है ऐसे ऐसे, इन दोनों के बीच का जो भाग है ये पूछा है। तो ये एक बड़ा, ये है यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा भाग है। तो एक बड़े भाग के 20 टुकड़े हैं। तो 1/20 ये छोटा वाला भाग होगा, ये छोटा सा, चाहे कोई भी 1/20 होगा। तो 1/20 ये क्या है? डिग्री सेल्सियस। 1/20 डिग्री सेल्सियस, इसको भाग देंगे तो 0.05 डिग्री सेल्सियस ये होगा छोटे भाग का मान। प्रश्न नंबर 3 है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। भाई, जब बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा ताप कैसे मापता है? थर्मामीटर से मापता है। डॉक्टर जिस थर्मामीटर को यूज़ करता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं और डॉक्टरी थर्मामीटर से हमारे शरीर का ताप मापा जाता है। प्रश्न ए है, हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर की जो परिसर होती है ये है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक हम ताप माप सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? 42 डिग्री अधिकतम ताप होता है। 42 डिग्री सेल्सियस तक हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम ताप माप सकते हैं। क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो? नहीं, यह औसत ताप है। तो भाई, आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम में सभी का तापमान मापा जाता था तो किसी का ताप आता था 36.5 डिग्री सेल्सियस, किसी का 37.2 डिग्री सेल्सियस, किसी का 36 डिग्री सेल्सियस, किसी का 37.5 डिग्री सेल्सियस, किसी का 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है डिग्री सेल्सियस से अगर आपका तापमान कम है तो आप बीमार हैं, या फिर इससे ज़्यादा है तो बीमार हैं। ऐसा नहीं है। ये जो कोई स्वस्थ आदमी होता है उसका तापमान 37.2 भी हो सकता है, 36.5 भी हो सकता है, 37.5 भी हो सकता है। मतलब ये जो 37 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है ये औसत होता है। इससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। गतिविधि 1 है, अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी थर्मामीटर से नापो। तो ये विद्यार्थी हमारी कक्षा के हैं, सोहन, पिंकी, कामना, सोनी और गोलू। सोहन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, पिंकी का 36 डिग्री सेल्सियस, कामना का 38 डिग्री सेल्सियस, सोनी का 37 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस गोलू का। तो इसी तरह से आप भी अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के ताप डॉक्टरी तापमापी से माप कर यहाँ पर लिख देना। प्रश्न 4 है, मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम में लिया जाता है। अपने स्कूल में प्रयोगशाला तापमापी को देखो। मानव शरीर का तापमान जब नापा जाता है तो उसे डॉक्टरी थर्मामीटर से
नापा जाता है, लेकिन अन्य वस्तुएं जो होती हैं उसका तापमान प्रयोगशाला तापमापी से मापा जाता है। अपनी लैब में प्रयोगशाला तापमापी जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा होता है प्रयोगशाला तापमापी, और ये डॉक्टरी थर्मामीटर से काफ़ी बड़ा होता है, और इसकी जो परिसर है वो घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमापी से मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप क्या हैं, तो ये मैंने लिख दिया है। अधिकतम है 110 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है घटा 10 डिग्री सेल्सियस। सोच कर बताओ, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है। भाई, जो प्रयोगशाला तापमापी जो होता है वो किसी वस्तु का ताप मापने के काम में आता है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो मनुष्य के शरीर का ताप मापने में काम लिया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता है, और इसलिए मनुष्य के शरीर का ताप नहीं नापा जा सकता प्रयोगशाला तापमापी से, और डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक होता है, और इसलिए उसको प्रयोगशाला में नहीं यूज किया जा सकता। प्रश्न ब है, क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर को का ताप मापने में हो सकता है। हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो मैंने पहले ही बता दिया है, नहीं, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता है, जिससे यदि हम इसको मुंह से बाहर निकालेंगे तो पारे का तल तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि जब भी प्रयोगशाला तापमापी से कोई भी किसी भी चीज़ का ताप मापने, जैसे पानी है, पानी का ताप मापने, तो इसको इसके अंदर रखा जाता है, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे पारा ऊपर चढ़ता है उस तापमान माप लिया जाता है। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसके भी बुखार होता है उसके मुंह से बाहर निकाल कर उसका तापमान मापा जाता है, क्योंकि उसमें किंक होता है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता है। प्रयोगशाला तापमापी से अगर हम किसी का तापमान मापते हैं और जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं तो उसका पारा तेज़ी से नीचे गिरेगा, जिससे कि वो सही तापमान नहीं बताएगा। इसलिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए नहीं करते। जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह गर्म पानी को छूने पर हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इसमें ये एक लड़की है, ये पहले दोनों हाथों को, ये यहाँ पर ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी, दोनों उंगलियों को इसमें रखती पहले, और फिर इस उंगली को तो इसमें रख देती है सी में, और इस उंगली को ए में रख देती है। तो देखिए, जब इसने दोनों उंगलियों को बी में रखा था, यहाँ रखा था, तो इसकी दोनों उंगलियाँ गुनगुने पानी में थी और उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, हल्का हल्का गर्म हो गया था, मतलब उंगलियाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस कर रही थी। अब इस उंगली को उसने ठंडे पानी में रखा है, मतलब सी में ठंडा पानी है, ठंडे पानी में रखा है, तो इस उंगली को ठंड महसूस होगी, और इस उंगली को उसने गर्म पानी में रखा है, तो उंगली तो गुनगुने पानी में थी पहले, मतलब थोड़ा उसका कम टेम्परेचर था, गर्म पानी में रखा है तो वो गर्म महसूस होगी, इसमें गर्मी महसूस होगी इसको। तो जब हम अपने दोनों हाथ गुनगुने पानी में रखते हैं, उसके बाद यदि बर्फ़ को छूते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्योंकि हमारे हाथ का तापमान बर्फ़ से अधिक है, और गर्म पानी को छूने पर गर्म लगता है, क्योंकि हमारे दूसरे हाथ का तापमान गर्म पानी से कम है। चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण दो और विधियों से होता है, जैसे विकिरण और संवहन। पता करो, नीचे दी गई परिस्थितियों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर किस विधि से पहुंचती है। तो जो तांबे का तार होता है उसमें चालन विधि से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। जल होता है जो पानी, वो कैसे गर्म हो जाता है, संवहन विधि से। सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण से। दूध को गर्म करना संवहन विधि से। लोहे की छड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म करना चालन विधि से। अंगीठी से कमरा गर्म होना विकिरण व संवहन। तो ये देखिए, जैसे ये एक अंगीठी है, इसमें जब आग जलती है, इसके ऊपर जो वायु होती है यहाँ पर, ये गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसकी जगह लेने के लिए साइडों से यहाँ पर वायु आ जाती है, ठंडी वायु। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु यहाँ इसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। ऊपर वाली वायु को ये संवहन विधि से गर्म कर देती है। लेकिन यहाँ लिख रखा है कमरा गर्म होना, पूरा कमरा कैसे गर्म होता है, तो ये तो ऊपर जो वायु है उसको गर्म कर देगी, तो ये जो साइडों में कैसे, इसकी जो गर्मी होती है उसके लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, तो विकिरण विधि द्वारा भी जो आसपास की वायु है, यहाँ आसपास की जो वायु है, ये विकिरण विधि द्वारा भी गर्म हो जाती है। तो इसमें दोनों आएंगे, विकिरण और संवहन।
प्रश्न 2 है, इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो देखिए यहाँ पर चालन विधि से कै और जाती है अड़े। उसके बाद संवहन विधि ख, घ और च। ख तो ये है और घ ये है और च में भी संवहन विधि आती है। विकिरण से गै विकिरण और च में भी विकिरण काम आती है। ये गतिविधि 2 है। ठोस वस्तु को कहीं से भी गर्म करे वहाँ से ऊष्मा सभी दिशा में आगे बढ़ जाती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही अधिक क्यों जाती है, यही देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को अपने शिक्षक की निगरानी में ही कीजिए। तो इसके लिए लिया है एक परख नली, पानी, जलती मोमबत्ती, पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे रवे छोटे टुकड़े। तो प्रश्न ए है, परख नली को पानी से आधा भरो। एक परख नली लेंगे, उसको पानी से आधा भर देंगे। पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल देंगे। यहाँ पर पानी में रंग को कुछ समय तक फैलने दो। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है और बैंगनी कलर इसमें धीरे धीरे ऐसे फैलता रहेगा। रंग किस दिशा में फैलता है, तो ये रंग जो है वो सभी दिशाओं में फैलेगा। यहाँ पर जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया, ये पानी है तो ये रंग इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, ऊपर भी फैलेगा। तो ये सभी दिशाओं में रंग फैलेगा। उसके बाद इस पानी को फेंक कर फिर परख नली को भरो और पानी स्थिर हो जाए तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा फिर डालो। इस बार नीचे से रवे वाले हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो। फिर पहली बार हमने गर्म नहीं किया था, अब की बार पानी रखना है, पानी डालना है इसमें और पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल देंगे और यहाँ से इसको गर्म करेंगे। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे ये जो है ये इसका कलर ऊपर उठेगा और साइडों से पानी यहाँ पर आता जाएगा। ये ऊपर उठेगा और यहाँ तक पानी यहाँ तक जाएगा, फिर ये घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूमते रहेगा ये पानी और साइडों से भी पानी यहाँ पर ठंडा पानी जो है यहाँ आता जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए पहले नीचे से ऊपर रंग जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये ऐसे घूमता रहेगा। तो ये जो विधि होती है इसमें संवहन विधि होती है। ये प्रयोग ए में रंग फैलने और प्रयोग ब में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर दिखता है। प्रयोग ए में रंग धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैलता है और प्रयोग ब में रंग तेजी से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से यहाँ पर आएगा, ऊपर से फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। इस तरह से पूरा पानी वो पर्पल कलर का या बैंगनी कलर का हो जाता है। प्रश्न 6 है, पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करें। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म, तो ऊपर की ओर जाने वाला पानी, ये हमने पानी लिया था यहाँ पर और यहाँ से मोमबत्ती से यहाँ पर आग जलाई थी और पानी जो ऊपर जाता है वो क्या होगा, गर्म होगा। नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म, तो नीचे की ओर जो आएगा वो ठंडा पानी होगा। इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया है। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी, हमें दिखती नहीं है। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इसी प्रकार की क्रिया होती है जिसे संवहन भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से पानी गर्म होता है और इसी तरह से और भी द्रव जो होते हैं वो इसी प्रक्रिया से गर्म होते हैं, इसे संवहन कहा जाता है। आपके आसपास दिखने वाले 5 चालक और कुचालकों के नाम लिखो। तो चालक यहाँ लिखने, कुचालक यहाँ लिखने। चालक वो होते हैं जिसमें करंट आ जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, टिन, चांदी, ये सभी धातुएं हैं जो कि ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। और लकड़ी, प्लास्टिक, वायु, कपड़ा, कांच, ये सभी कुचालक होती हैं जिनमें करंट नहीं आता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। प्रश्न 10 है, एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज़ को कसकर लपेट लो। एक लोहे की मोटी छड़ लेनी है, ये लेनी है हम लोहे की मोटी छड़, इसके ऊपर स्टील के या फिर स्टील के गिलास पर कागज़ को कसकर लपेट, कागज़ को इसके ऊपर बिल्कुल लपेट देना अच्छी तरह से। कागज़ पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो इस तरह से लपेटना है, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं, कागज़ तुरंत नहीं जलता है, क्योंकि जैसे ही इसको जलाया जाता है इसमें से जो ऊष्मा है वो लोहे के अंदर, वो जो लोहे की जो मोटी छड़ है लोहे की उसमें या फिर स्टील का जो गिलास है उसके अंदर जाती रहती है चालन विधि द्वारा। तो इस तरह से जो कागज़ है वो
ठंडा पड़ा रहता है, इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊष्मा लोहे की छड़ या फिर स्टील के गिलास में जाती रहती है, इसलिए इसको जलाने के लिए और अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। कापी के पन्ने को आधा काटो, दोनों तरफ से उसे ऐसे नाव के रूप में पकड़ो, उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरो। पानी भरकर कागज़ के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो। इस तरह से नाव सी बना लेनी कागज़ की एक, और यहाँ से फिर मोमबत्ती जलाकर इसमें आग लगाएंगे तो हम देखेंगे कागज़ नहीं जलता है। कागज़ के अंदर पानी होता है और कागज़ जलेगा नहीं। तुम क्या देखते हो? कागज़ नहीं जलता, हम ये देखते हैं। क्या पानी गर्म होता है? हाँ, पानी गर्म हो जाता है। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं जलता है। प्रश्न 12, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि जो संवहन और चालन विधि होती हैं, इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ये तो सूरज है और ये पृथ्वी है, तो इसमें कुछ किलोमीटर्स तक ही वायुमंडल है, मतलब माध्यम। उसके बाद ये खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब निर्वात है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तब भी सूर्य की लाइट यहाँ तक आ रही है पृथ्वी तक, तो इसका मतलब उसको कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ये ले सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश भाग खाली है, वहाँ पर वायु भी नहीं है और उसकी ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है। इसका अर्थ है कि संवहन और चालन के अलावा भी ऊष्मा किसी और विधि द्वारा पृथ्वी तक पहुँचती है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश विकिरण द्वारा पहुँचता है। प्रश्न 2, विकिरण और चालन में क्या अंतर है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। प्रश्न 12, दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण लिखो। जब हीटर के पास हम बैठते हैं तो गर्मी लगती है, तो वो विकिरण का एक उदाहरण है। विकिरण विधि से ही हीटर की गर्मी हम तक पहुंचती है, और सूर्य से जो गर्मी लगती है वो भी विकिरण से ही हम तक आती है। गर्म बर्तन का ठंडा होना, गर्म बर्तन को जब रख दिया जाता है थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी गर्मी है विकिरण से वातावरण में चली जाती है। हमारा शरीर भी गर्म होता है, और अगर बाहर का वातावरण ठंडा होता है तो हमारे शरीर की गर्मी भी विकिरण से वातावरण में जाती रहती है। प्रश्न 13, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो उसमें विकिरण को के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, अगर उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके अधिकांश भाग जो है कपड़ों पर टकराकर, हल्के रंग के कपड़े होते हैं उनके ऊपर टकराकर वापस चला जाता है, ये इसको सोखती नहीं है। तो इसलिए जब प्रकाश को सोखेंगी नहीं तो हमें गर्मी कैसे लगेगी? तो इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ये परावर्तित कम करते हैं, अवशोषित ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म महसूस करता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं? जो ऊन है, ऊन ऊष्मारोधी है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु फंसी होती है। जो ऊन देखिए आपने, फ्लफ़ी सी होती है, फूली फूली सी, और उस जैसे ये ऊन है फूली फूली सी, इनके बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर वायु फंसी होती है, और वायु हमें पता है ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर वातावरण में प्रवेश में नहीं जाने देती, और हमें गर्म गर्म महसूस होता रहता है जब हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। प्रश्न 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाप के इंजन में ऊष्मा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, भाप के इंजन में जो ऊष्मा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वायु ऊष्मा की डैश है, कुचालक है। जब दो पिंडों का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। चांदी ऊष्मा की सुचालक है। चांदी को अगर गर्म किया जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। प्रश्न 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही और गलत छांटो तथा गलत कथनों को सही करके पुनः लिखो। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, क्या ये ठीक है? हाँ भाई,
गर्म हो, एक सिरा गर्म होता है, उसी से तो दूसरे सिरे तक पहुंचती है ऊष्मा। जब वो गर्म ही नहीं होगा तो दूसरी तरफ कैसे पहुंचेगा। तो ये ठीक है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, मतलब फैलते हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका एक फ़नी सा उदाहरण है, गर्मी में आप भी फैल कर सोते हैं, प्रसारित होता मतलब फैलना, और ठंड में आप भी सिकुड़ कर सोते हैं। तो ये एक फ़नी सा एग्जाम्पल है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा के स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं। कोई गर्म चीज़ है जैसे सूर्य या कोई हीटर है, उससे जब ठंडी जगह पर ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और विकिरण में माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना किसी माध्यम के। तो ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला पाठ ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।